नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, बिहारी जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। देखिए, परिभाषा किसे कहते हैं? अवतल दर्पण वैसे दर्पणों को कहा जाता है जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। यानी डिफिनेशन देंगे कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे इसकी इमेज देखिए, ये जो है अवतल दर्पण बनाया हुआ। अवतल दर्पण आया कहाँ से? तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही तो भाग है। अगर गोलीय दर्पण को बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? एक तरफ से अवतल दर्पण और एक तरफ से उत्तल दर्पण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो वो गोलीय दर्पण बनेगा। तो देखिए, ये मेरा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण को अगर बाहर से रंग देंगे तो वो बन जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण को जब अंदर से कलाई कर देते हैं, रंग देते हैं, तो वो बन जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के भी बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग अवतल दर्पण के बारे में सारी जानकारियों को लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से अगर ऐसे बनाते तो इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या? उत्तल दर्पण हमारा बन जाएगा। और इधर से बनाएंगे, बाहर से रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये अवतल दर्पण बन जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला दिखाई दे रहा है, बाहर वाला। और इस चीज को पूरा कहीं ना कहीं पे जाके क्या होगा? सर्कल बना रहेगा। और इस बीच में क्या रहता है? सेंटर रहता है। तो इसी चीज को क्या रहता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से ही बनता है क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे। देखिए, अवतल दर्पण का ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ध्रुव को इंग्लिश में पॉल बोलते हैं, इसलिए पी से सूचित करते हैं। उसके बाद ये क्या है? कहीं ना कहीं इस प्रकार से राउंडेड होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये सेंटर हो गया। ये क्या हो गया? सेंटर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया, सॉरी, है ना। अब देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम समझते हैं। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें इमेज जो बनता है 6 कंडीशन में बनता है। अवतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो 6 कंडीशन में क्या बनता है? इमेज बनता है। पहला देखिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से आपको मैंने ये एक बोर्ड के सारणी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, वस्तु की स्थिति, पहला जो बनाया है सारणी, वो वस्तु की स्थिति है। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब का पोजीशन कहाँ पे रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमेज ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज, और इसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु। प्रकृति की, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेचर ऑफ इमेज। तो इस प्रकार से देखिए, प्रकृति क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति के मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है। ये सब क्या होते हैं? वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। ये सारी चीजें प्रतिबिंब की प्रकृति कहलाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके पॉइंट क्या है? आकार। आकार के मतलब होता है उसका साइज। साइज क्या है? वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा कि बराबर बनेगा। इस प्रकार से हम साइज के बारे में, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो बड़ा बनेगा, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में कि छोटा बनेगा, इन सारी चीजों को इस टेबल से हम लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, पहला कंडीशन आप लोग, पहला कंडीशन क्या है? ध्रुव पर। ध्रुव यानी पी। ध्रुव को इंग्लिश में पॉल बोलते हैं, इसीलिए पी से यहाँ पे लिखे हैं। तो जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ध्रुव पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुव पर। याद रखना, बहुत इजी हो गया। जब वस्तु को रखते हैं ध्रुव पर तो क्या बनता है? प्रतिबिंब भी बनेगा ध्रुव पर। लेकिन ये इसकी प्रकृति क्या होगी? इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये जो होगा वास्तविक होगा कि आभासी? वास्तविक या, इस साइन को या बोलते हैं, तो वास्तविक या आभासी, तो ये होगा आभासी। सीधा या उल्टा? तो सीधा होगा। अच्छा, आकार की अगर बात किया जाए तो आकार में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उस दर्पण में भी दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब आप किसी वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव पर है, ठीक, और प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बन रहा है, तो क्या दिखाएगा? आकार बराबर दिखाएगा, प्रकृति में सीधा और आभासी दिखाएगा।
ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि जब वस्तु को ध्रुव यानी P और तथा फोकस यानी F के बीच हम लोग रखते हैं, जब वस्तु को क्या रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। फोकस जो होता है ये वक्रता की त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ये पोल के बीच में यहाँ पे कहीं पे फोकस होता है, तो उसके जब बीच रखते हैं हम लोग F तथा ध्रुव P तथा F के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे के मतलब हो गया ये दर्पण के इधर आगे हो गया, दर्पण के पीछे मतलब कि उस साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दर्पण है तो प्रतिबिंब आवर जो बनेगा कटेगा, इधर कटेगा, तो इस प्रकार से है। तो दर्पण को कहाँ, जब हम दर्पण की स्थिति यानी पोजीशन कहाँ रहेगा, ध्रुव तथा F के बीच रहेगा, यानी P और F के बीच जब रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति जो होगी वो आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक, जब भी आभासी होता है तो सीधा होता है, इतना याद रखिएगा। और इसके बाद आकार की बात करें तो आकार जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे आकार के सामने लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बड़ा होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जब वस्तु को F पर रखा जाए, जब वस्तु की स्थिति क्या हो जाए, F पर रखा जाए तो क्या होगा। तो देखिए वस्तु की को जब हम लोग F पर रखेंगे, F बोले तो फोकस, F मतलब फोकल, ठीक है, तो फोकल लेंथ यानी वस्तु की दूरी फोकस पर रखेंगे हम लोग, तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर बनेगा। अनंत के मतलब कि इधर यहाँ पे छोड़ के इधर कितना बन सकता है, अनंत पर बनेगा। कहाँ, जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी यानी नेचर ऑफ इमेज वो जो होगा रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी आकार क्या होगी, तो इसका जो आकार जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा बहुत बड़ा। क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी वस्तु छोटा है तो वस्तु से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं, बड़ा तो होगा लेकिन बहुत बड़ा दिखाई देगा। कब, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगर आपको बड़ा इमेज की जरूरत है तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे, दर्पण के फोकस पे रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग ये पॉइंट समझते हैं, चौथा पॉइंट समझते हैं कि वस्तु को जब हम लोग F पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, F पे, F मतलब फोकस पे रखते हैं, और तथा C के बीच रखेंगे, मतलब C मतलब हो गया केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र, यानी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोटो जो बनेगा यानी इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब, वो कहाँ बनेगा, केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, और ये जो फोटो बनेगा ये रियल होगा। क्या होगा, रियल इमेज होगा, और उल्टा दिखाई बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। उल्टा मतलब इसे नीचे बनता है, ठीक है, उल्टा मतलब नीचे बनता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये और आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी आकार में बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा, दो जगह पे होगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब बड़ा बनेगा, और एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं जब हम लोग वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे, ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब C पर रखेंगे तो C पर बनेगा, मतलब कि वस्तु की स्थिति जब C पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर होगी। ठीक, और ये जो प्रतिबिंब की जो नेचर जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और आकार में बराबर होगा। क्या होगा, आकार में बराबर होगा, तो ध्यान देते जाइए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, देखते हैं कि जब C तथा अनंत के बीच रखें, कहाँ रखेंगे, C और अनंत के बीच, मतलब कि अनंत के मतलब होता है दर्पण से बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर, और C के मतलब होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वहां उन दोनों के बीच में जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो ये जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो बनेगा C तथा F के बीच। C मतलब वक्रता केंद्र और F के मतलब फोकस के बीच बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा ये इसकी नेचर जो होगी, प्रकृति, वो वास्तविक और उल्टा होगा, और आकार में क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे छोटा दिखाई देगा आपको, ठीक, इमेज में। उसके बाद हम लोग समझते हैं अनंत पर। अनंत पर मतलब कि जब वस्तु को बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर, इन्फिनाइट पे रखा जाए तो क्या होगा, अनंत पर रखेंगे तो F पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इसकी नेचर की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक,
और बहुत छोटा बनेगा। अनंत पे देखिए ना, किसी वस्तु को अनंत पर रखिए, अवतल दर्पण ले लीजिए और वस्तु को बहुत दूर रखिए तो क्या बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा प्रतिबिंब। तो आप लोग इस प्रकार से 6 को क्या पढ़े कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में क्या होते हैं, इमेज बनता है, बड़ा छोटा बराबर और बड़ा और छोटा। तो इस प्रकार से अब देखिए आभासी जब भी बनेगा तो सीधा होगा और वास्तविक रहेगा तो उल्टा होता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद 2 गो को 3 गो याद करने का एकदम आसान तरीका है। जब वस्तु की ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, 10th वाले बच्चों याद रखना, ऐसे पूछेगा तुम्हारा एग्जाम में कि जब वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है या प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब दर्पण की स्थिति ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा और आकार में बराबर बनेगा। फिर पूछेगा कि जब दर्पण को जब किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाए तो दर्पण के पीछे बनता है। फिर कहेगा क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। और फिर पूछेगा कि F तथा C के बीच हो तो C तथा अनंत के बीच बनेगा। देखिए याद कर लीजिए ये 3 गो ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा, एगो याद हो गया। उसके बाद फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। मतलब कि ये 4 गो कंडीशन आपको याद रखना है। इसी 4 गो में से पूछता है, 2 गो में से नहीं पूछता है। बोलेगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति क्या हो, स्थिति फोकस पर हो तो कहां बनेगा। तो फोकस पर जब रहेगा तो अनंत पर बनेगा। देखिए फोकस पर वस्तु की स्थिति है तो अनंत पर बनेगा, और वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, और ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही बनेगा। तो इस प्रकार से क्या थी, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को आप लोगों को मैंने समझाया यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा, ठीक, और इस टेबल के द्वारा समझा दिया। आगे हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं आगे अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में। आइए बच्चों अब इसका उपयोग देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है ना, कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला हम लोग उपयोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग में, पहला उपयोग देखते हैं हजामती दर्पण के रूप में। ठीक, पहला उपयोग क्या किया जाता है, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण के मतलब होता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, शेविंग करने के लिए। शेविंग करने जो दाढ़ी बनाते हैं ना, उसमें क्या किया जाता है, सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, ये सब हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। देखिएगा कि सैलून में जाइएगा तो बहुत बड़ा बड़ा क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगा, दर्पण मिलेगा। और उस दर्पण को क्या देखिएगा आप कि बहुत बड़े बड़े लगे हुए होते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, और भी तो कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है हजामती दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, लेकिन और उसमें किसी में कंडीशन ऐसा नहीं है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए दाढ़ी वगैरह कितना छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उसको शीशा में देखेगा, दर्पण में देखेगा, तो वो चीज क्या दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे व्यक्ति को शेविंग करने में क्या होती है, शेविंग करने में आसानी पड़ता है। ठीक है, शेविंग करने में आसानी पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है लोगों द्वारा। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा जो इसका उपयोग है अवतल दर्पण का, वो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में भी किया जाता है इसका उपयोग। टॉर्च के देखे है ना, ग्लास का जो शीशा ऊपर से लगा, जैसे ये टॉर्च है तो इसका ऊपर शीशा देखिए, इसके अंदर क्या है, बल्ब रहेगा, एलईडी बल्ब रहे या कुछ भी बल्ब रहे, और ऊपर से क्या रहता है, ग्लास रहता है, शीशा। तो वो शीशा नहीं, वो क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, जो गाड़ी की जो हेडलाइट जो होते हैं, और सर्च लाइट जो होता है वस्तुओं को, ये सारी चीजों में
इनके वस्तुओं को क्या किया जाता है, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में और टॉर्च में ये परावर्तक के रूप में इन लोगों का काम किया जाता है, ताकि इस पे सूरज का, देखिए अवतल दर्पण में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है ना तो वो क्या कर देता है, फैला देता है। तो इस पे देखिए अगर ये बल्ब है और इस पे अवतल दर्पण ऊपर से लगा है, इस पे जब बल्ब पे अवतल दर्पण पड़ेगा तो ये क्या करेगा, पूरे चीज को फैला देता है, ठीक है, एक समांतर रूप से फैला देता है। तो इसीलिए टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए किया जाता है। देखिए रोगियों मतलब कि डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कभी भी डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाइएगा, दांत वाले डॉक्टर, आंख वाले डॉक्टर, नाक वाले, कान वाले, गले वाले डॉक्टर के पास जाइएगा तो अवतल दर्पण उनके रूम में जहाँ पे सर्जरी होता है, यहाँ जहाँ पे इलाज होता है, उनके रूम में बड़ा सा एक अवतल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि उनमें रोगियों के लिए नाक, कान, गले, दांत की जब जांच कराने के लिए जाते हैं तो उनमें उन लोग का क्या होता है, बड़ा बड़ा क्या दिखाई देगा, छोटा छोटा, जैसे दांत कितना छोटा है लेकिन उस इमेज में कैच करके देखेगा तो क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाएगा, और प्रकाश को क्या किया जाता है, उस पे केंद्रित करता है। तो इसलिए रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच के लिए भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए किया जाता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। बहुत भी आई है ये टॉपिक, ठीक। उपयोग लिखने के लिए आ जाता है, दो उपयोग बोले क्या, अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखे तो 4 को बताया है यहाँ पे, 2 किसी को लिख देंगे। आगे हम लोग समझते हैं चौथा पॉइंट जो है सौर, है ना, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है और इससे प्राप्त उष्मा से कई प्रकार के उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ, सौर भट्टी, जहाँ पे सौर बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, सौर भट्टी बनाया जाता है। मतलब कि सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है, केंद्रित करके और उष्मा उत्पन्न किया जाता है और उस उष्मा से अलग अलग कई प्रकार के उस उष्मा का उपयोग करते हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। तो सौर भट्टियों में सूर्य से आती जो उष्मा ऊर्जा होती है उसको क्या किया जाता है, एक जगह केंद्रित करने के लिए, एक जगह लाने के लिए अवतल, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है और इससे जो प्राप्त उष्मा होता है उसका उपयोग कई जगहों पे कई रूप में हम लोग करते हैं। तो सौर भट्टियों में भी किया जाता है, रोगियों के नाक, कान, दांत आदि के जांच के लिए यानी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, टॉर्च, वाहनों में, हजामती दर्पण में। तो ये 4 को जो अवतल दर्पण के जो पॉइंट है उपयोग, ये बहुत जरूरी है आप लोग के एग्जाम अभी से, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, के लिए जय हिंद।